नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरेश सोनी अतुंडी पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन। हमने पूर्व की क्लासों में अंग्रेज, डच और पुर्तगाली जातियों का भारत में आगमन पढ़ लिया था। अब हम इस क्लास में फ्रांसीसी जाति का भारत में आगमन पढ़ेंगे तथा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसको पढ़ेंगे। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुआ है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको कर्नाटक युद्ध क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रांसीसियों का जो राजा था वो था लुई 14वें। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट। इस कोलबर्ट ने 1764 में एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया। चूंकि यह राजा के द्वारा बनाई गई थी इसीलिए यह एक सरकारी कंपनी थी। भारत आने वाली कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां निजी थी लेकिन यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। जब यह कंपनी भारत आई तो सबसे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की है। तो फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई गई और इस कोठी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम मिलता है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो को फ्रांसीसियों की सूरत की बस्ती का संस्थापक भी माना जाता है। क्योंकि हम लोग पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं अंग्रेज, डच इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसी एज ए कॉम्पिटिटर होने के कारण इनको भी मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनानी जरूरी हो गई थी। इसीलिए फ्रांसीसियों ने 1669 में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की है, वो की है मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों की दूसरी व्यापारिक कोठी थी। इसके बाद में फ्रांसीसियों ने 1673 में पास ही में एक रियासत पड़ती थी वलीकौंडपुरम के सूबेदार शेर खां से फ्रांसीसियों ने एक गांव खरीदा। इस गांव का नाम था पुदुचेरी और इस पुदुचेरी गांव को फ्रांसीसियों ने भारत में अपने मुख्य स्थान के रूप में विकसित करके पांडिचेरी नाम से इसका विकास किया। तो फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी का विकास जो है वो पांडिचेरी नाम से किया और इस पांडिचेरी नाम से विकास करने वाले फ्रांसीसी का नाम था फ्रैंकवा मार्टिन को पांडिचेरी का संस्थापक भी कहा जाता है। फ्रैंकवा मार्टिन ने ही पुदुचेरी गांव को पांडिचेरी के रूप में विकसित किया और यहाँ पर फ्रैंकवा मार्टिन ने एक सुदृढ़ किले यानी फोर्ट का निर्माण करवाया और इस फोर्ट का नाम अपने सम्राट लुई के नाम पर रखा, फोर्ट लुई। और इसी फोर्ट लुई के पहले गवर्नर भी बने खुद फ्रैंकवा मार्टिन। तो पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर थे फ्रैंकवा मार्टिन और पांडिचेरी के संस्थापक भी थे। इसके बाद में
1674 में फ्रांसीसियों ने अपनी एक बस्ती चंदननगर बंगाल में भी स्थापित की। चंदननगर में फ्रांसीसियों ने अपनी एक बस्ती स्थापित की। भारत के पूर्वी तट पर फ्रांसीसियों की यह पहली बस्ती थी। चंदननगर में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। 1693 को डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। 1693 को डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक डच पांडिचेरी पर अधिकार अपना नहीं बनाए रख सके और 1697 में हुई रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी फिर से फ्रांसीसियों को मिल गया। तो 1697 में रिजविक की संधि हुई और इस रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी फिर से फ्रांसीसियों को मिल गया। फ्रैंकोआ मार्टिन फ्रांसीसियों का भारत में पहला गवर्नर था, लेकिन इसके बाद भी कई सारे गवर्नर आए जिनका कि भारत के इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा। 1740 में डुप्ले नामक व्यक्ति फ्रांसीसियों का गवर्नर बनकर भारत आया। यह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इस व्यक्ति को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। सहायक संधि का जनक डुप्ले को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है, लेकिन डुप्ले ने भारत में इस सहायक संधि का प्रयोग ज्यादा नहीं किया। तो अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का बहुत विस्तृत रूप से इसका उपयोग किया। इसीलिए भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलियम वेलेस्ली को माना जाता है। लेकिन यदि ओवरऑल सवाल आ जाए कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो उसका उत्तर हमें डुप्ले लिखना है। 1740 में जब तक डुप्ले भारत में गवर्नर बनकर आया, उससे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन जैसे ही डुप्ले जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति गवर्नर बनकर आया, तो इस कंपनी का उद्देश्य व्यापार से हटकर साम्राज्य विस्तार बन गया, क्योंकि 1740 के बाद भारत में ज्यादातर यूरोपीय जातियां जा चुकी थी और अंग्रेज और फ्रांसीसी ही दो जातियां बची हुई थी। इसीलिए इन दोनों जातियों के बीच में आपसी संघर्ष होना अवश्यंभावी बन गया। 1740 से लगाकर 1763 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इनको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर ज्यादातर ये युद्ध लड़े गए थे। या तो कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर लड़े गए थे या कर्नाटक की जमीन पर लड़े गए युद्ध थे, इसलिए इनको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इन तीनों कर्नाटक युद्धों में अंतिम युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसियों की चुनौती समाप्त हो गई। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से लगाकर 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की हार होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, यानी कि इसके कारण क्या थे। तो हम जब कारणों की बात करते हैं तो इसका पहला कारण था, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध चल रहा था। भारत का प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चल रहे युद्ध का ही विस्तार था, लेकिन इसका एक तात्कालिक कारण भी है। तो इस युद्ध का तात्कालिक कारण है अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा ने ब्रिटिश नौसेना की सहायता से फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़ लिए।
तो संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। जब संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर था गवर्नर डुप्ले। डुप्ले ने अपने स्वदेशी पास ही के देश के मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने को सहायता के लिए बुलाया। तो डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने को भारत में कर्नाटक युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। ला बुर्दने के सहायता से डुप्ले ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी बस्ती या मुख्य केंद्र मद्रास को जीत लिया। उस समय मद्रास अंग्रेजों की बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन ला बुर्दने धन के लालच में मद्रास को वापस लौटाना चाहता था, लेकिन डुप्ले ने इसका विरोध किया। अंत में जब इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गए तो ला बुर्दने पैसे लेकर छोड़ के चला गया। तो मद्रास अंग्रेजों ने फिर से जीत लिया, लेकिन डुप्ले ने तुरंत ही मद्रास पर फिर से आक्रमण करके मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। उस समय अंग्रेजों का जो कर्ता धर्ता था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फ्रांसीसियों से एक युद्ध किया। इस युद्ध का नाम था सेंट टोमे का युद्ध। चूंकि यह अडियार नदी के किनारे पर लड़ा गया था, इसीलिए सेंट टोमे के युद्ध को अडियार का युद्ध भी कहा जाता है। अडियार का युद्ध लड़ा गया है। एक तरफ थे फ्रांसीसी और दूसरी तरफ था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था। अनवरुद्दीन को अंग्रेजों की तरफ से अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त था। जब अडियार नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया तो फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज ने अनवरुद्दीन के सेनापति महफूज खां को हरा दिया। अंत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1748 में संधि हो गई। 1748 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक्स ला शापेल 1748 में एक्स लॉ शापेल की संधि हो गई और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया। तो इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया। इसी एक्स लॉ शापेल की संधि के मध्य ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीज बो दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अभी पहले कर्नाटक युद्ध को समाप्त हुए 1 वर्ष ही हुआ था कि दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। 1748 में एक्स लॉ शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया, लेकिन जल्दी ही ऐसे वातावरण बन गए कि दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। मुख्य जो इनके कारण थे युद्ध होने के, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो कारण था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का वो था एक्स लॉ शापेल की संधि। एक्स लॉ शापेल की संधि से मद्रास अंग्रेजों को फिर से मिल गया था। तो फ्रांसीसी मद्रास को पुनः अपने प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए भी इस युद्ध को उन्होंने किया। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर यह युद्ध हुआ है। तो दूसरा कारण था उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष 2 जगह पर हो रहा है। पहली जगह है कर्नाटक
और दूसरी जगह है हैदराबाद। कर्नाटक में उस समय अंग्रेज समर्थित अनवरुद्दीन शासन कर रहा था। तो कर्नाटक में एक तरफ है अनवरुद्दीन जिसके समर्थक है अंग्रेज। अनवरुद्दीन के ही करीबी रिश्तेदार चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। तो इसके सामने जो व्यक्ति युद्ध करेगा वो है चंदा साहिब, और चंदा साहिब का समर्थन कर रहे हैं फ्रांसीसी। हैदराबाद के निजाम की 1748 में मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र नासिर जंग निजाम बनता है। नासिर जंग का समर्थन कर रहे हैं अंग्रेज। नासिर जंग का ही भतीजा मुजफ्फर जंग भी हैदराबाद का निजाम बनना चाहता है। अब इसको समझते हैं। कर्नाटक में अनवरुद्दीन राज कर रहा है जो कि अंग्रेज समर्थित है। हैदराबाद में नासिर जंग राज कर रहा है जो कि अंग्रेज समर्थित है। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जो कि सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो फ्रांसीसी यह सोच रहे हैं कि भारतीय रियासतों में उनके समर्थित लोग राज करें। इसीलिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहिब को सैन्य सहायता और धन की सहायता दी, और उन्होंने मुजफ्फर जंग को भी सहायता दी ताकि इस सहायता से वे लोग सत्ता हासिल कर सकें। और जब फ्रांसीसी समर्थित लोग इस देश में राज करेंगे तो फ्रांसीसियों को बहुत फायदा होगा। इसी संधियों के कारण 1749 में अंबूर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें एक तरफ है अनवरुद्दीन और अनवरुद्दीन के सामने है फ्रांसीसी चंदा साहिब मुजफ्फर जंग की तिकड़ी। तो अंबूर के युद्ध में फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार डाला और चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए। एक साल बाद ही 1750 को एक संघर्ष में नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार फ्रांसीसी दोनों जगहों पर अपने समर्थकों को सत्ता दिलवाने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं डुप्ले को प्रदान करते हैं, तथा मुजफ्फर जंग जब हैदराबाद का निजाम बनता है तो एक बड़ी फ्रांसीसी सेना बूसी के नेतृत्व में हैदराबाद में रखी जाती है। बूसी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए हर समय तैनात कर दी जाती है। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग पश्चिम में स्थित एक रियासत त्रिचनापल्ली, जिस पर अंग्रेज समर्थित एक राजा का राज था, उस पर उन्होंने घेरा डाल दिया। तो जब यह घेरा त्रिचनापल्ली पर डाला गया तो चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों की अधिकांश सेना त्रिचनापल्ली को घेरे हुई थी। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय अंग्रेजों के गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 210 सैनिकों को लेकर कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण किया और आरकाट को जीत लिया। इसके साथ ही कर्नाटक अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इस समय धीरे धीरे फ्रांसीसियों की पराजय होनी शुरू हुई। इसी समय फ्रांसीसी सरकार ने एक गलत कदम उठाया। उन्होंने गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस में बुला लिया। डुप्ले को वापस
फ्रांस बुला लिया गया, क्योंकि उस समय डुप्ले ही एकमात्र गवर्नर था जो कि फ्रांसीसियों को जिता सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान की परिस्थितियों से डुप्ले अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन जैसे ही डुप्ले को वापस बुलाया तो फ्रांसीसियों की ज्यादा हार होने लगी। डुप्ले की जगह फ्रांसीसी सरकार ने गोडेहू को फ्रांसीसियों का गवर्नर बनकर भारत भेजा। तो डुप्ले की जगह गोडेहू भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर बनकर आया, और इस गोडेहू ने ही 1755 में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली, और पांडिचेरी की संधि के साथ ही दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब शुरू करते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके कारणों पर जब हम चर्चा करें तो इसका कारण है 1756 से लगाकर 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध लड़ा गया, लगातार 7 वर्षों तक चला। इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था कनाडा पर अधिकार को लेकर। 1756 से 1763 तक कनाडा पर अधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। 1763 में यह युद्ध समाप्त हो गया, और इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस इस युद्ध को हार गया। इसी कारण भारत में भी ये युद्ध शुरू हो गया। भारत में इस युद्ध के शुरू होने के कुछ तत्कालिक कारण भी थे। डुप्ले और गोडेहू के बाद में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को भारत भेजा। फ्रांसीसियों ने काउंट लाली को भारत भेजा। काउंट लाली भी डुप्ले की तरह ही एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी चंद्रनगर। चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। चंद्रनगर पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो काउंट लाली ने इसका बदला लेने के लिए फोर्ट सेंट डेविड नामक एक अंग्रेजी किले पर अधिकार कर लिया। काउंट लाली मद्रास पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर ने धन की कमी के कारण काउंट लाली को मद्रास पर आक्रमण करने के लिए इजाजत नहीं दी। तो अब जैसे ही ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो दुनिया भर में जहां जहां फ्रांसीसी और अंग्रेजी उपनिवेश थे वहां वहां आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो भारत में भी ये लड़ाई शुरू होनी अवश्यंभावी थी, और भारत में इस लड़ाई को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया, और इस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ थे अंग्रेज सेनापति आयरकूट और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी लाली तथा बूसी जिनके नेतृत्व में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी सेना रखी गई थी। लेकिन जैसे ही फोर्ट सेंट डेविड किले पर आक्रमण करने के लिए लाली गया तो उसने बूसी के नेतृत्व वाली हैदराबाद की सेना को भी अपने साथ में बुला लिया। बूसी की सेना को अपने साथ बुलाना लाली की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। इस तरीके से हैदराबाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इस वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों के लाली और बूसी के नेतृत्व वाली सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया, और आयरकूट की इस युद्ध में जीत हुई। इसी जीत के साथ ही 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया।
1761 में अंग्रेजों का पांडिचेरी पर अधिकार हो गया, लेकिन 1763 में यह सप्तवर्षीय युद्ध जब समाप्त हुआ तो 1763 में पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के तहत ही भारत में फ्रांसीसियों को चंद्रनगर को छोड़कर शेष सभी बस्तियां वापस लौटा दी गई, क्योंकि जो कि 1749 से पहले जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार था उनको वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। लेकिन चंद्रनगर की बस्ती लेट स्थापित हुई थी और अंग्रेजों ने हाल ही में उस पर कब्जा किया था, इसलिए चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सारी बस्तियां जिसमें पांडिचेरी भी शामिल थी वापस फ्रांसीसियों को लौटा दी गई। इस प्रकार ये 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए और इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंत में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी चुनौती पूरी तरीके से समाप्त हो गई और 1760 के बाद में भारत में अंग्रेज एकमात्र विदेशी जाति थी जिसका मुकाबला करने के लिए अन्य कोई जातियां नहीं थी। इसी कारण 1760 के बाद में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से, भारतीय नवाबों से, निजामों से युद्ध करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने प्लासी और बक्सर जैसे बड़े युद्ध जीते और भारत को पूरे अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध के बाद में एक इतिहासकार का कथन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। एक इतिहासकार थे मेरियट बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं और इस मेरियट ने एक कथन कहा था कि डुप्ले ने भारत की चाबी पांडिचेरी में खोजने का प्रयास किया, वो असफल रहा, लेकिन क्लाइव ने भारत की चाबी बंगाल में खोजी तथा प्राप्त भी कर ली। चूंकि यह कथन सही भी है क्योंकि डुप्ले ने अपना ज्यादातर ध्यान पांडिचेरी की तरफ दिया, लेकिन क्लाइव ने अपना ध्यान बंगाल की तरफ दिया और बंगाल को जीतने के लिए क्लाइव ने जिस प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े और जीता, इसीलिए जब भारत पे उन्होंने राज किया तो उनकी राजधानी शुरू में बंगाली थी, जो कि 1912 में स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई। थैंक यू। और आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। वीडियो में यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।